तो 64,000 रुपये बेसिक पे है दोस्तों, 64,880। इसमें भी सेम अदर अलाउंसेस ये सब जुड़ के जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी होती है वो लगभग 1,30,000 के आसपास होती है। इन हैंड सैलरी जो होती है लगभग इतनी होती है। इसमें कुछ और अदर पर्क्स भी रहते हैं, वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे पोस्टेड है। नमस्कार दोस्तों, अगर आईटी आपकी स्ट्रेंथ है तो यूको बैंक आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यूको बैंक ने एक बहुत बड़ी वैकेंसीज निकाली है, 173 वैकेंसीज निकाली है। अगर आप प्राइवेट जॉब के वर्कलोड से काफ़ी तंग आ चुके हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आपके पास आया है। जी हाँ, मैं इसकी पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें 173 वैकेंसीज है डिफरेंट कैटेगरीज में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह है और डेटा इंजीनियर्स वगैरह की पोस्ट है। काफ़ी टोटल 173 वैकेंसी है। मैं इसकी पूरी डिटेल्स आज आपको बताऊंगा, कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, क्या एज लिमिट वगैरह है और क्या ऐसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल देखिएगा इस वीडियो में, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। तो देख पा रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पे यूको बैंक ने जो कि जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर की रेगुलर पोस्ट निकाली है, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। सबसे पहले आप जान लीजिए 2026-27 का नोटिफिकेशन ये, और 13 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे और 2 फरवरी तक ये रहेंगे। जैसा कि मैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सामने लेके आता हूँ, तो आज भी मैं आपके साथ लेके आऊँ। तो सबसे पहले दोस्तों मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। मैंने पूरा नोटिफिकेशन देख लिया है दोस्तों, तो मैं उसकी मेन चीज़ें जो आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट आर रिक्वायर टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट, जैसा कि सभी वैकेंसीज में रिक्वायर होता है, यहाँ पे भी रिक्वायर है। और उसके बाद एक एग्जामिनेशन होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर इंटरव्यू होगा। तो यूको बैंक के कैरियर वाले पेज पे भी ये सारी डिटेल्स दे रखी है। मैं यहाँ पे ऑफिशियल यूको बैंक की वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने लेके आया हूँ दोस्तों। तो आप बेफिक्र होकर रहिएगा, सारी ऑफिशियल जानकारी है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। तो सबसे पहले अगर बात करें ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर की, तो GMGS1 का जो स्केल होता है ये है 20 से 30 की इसमें एज लिमिट है और 30 वैकेंसीज है दोस्तों इसमें। ट्रेजरी ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो MMGS सेकंड का ये पोस्ट है, 22 से 35 की इसकी एज लिमिट है और 10 वैकेंसीज है दोस्तों। मैं इसकी सारी सैलरी वगैरह भी बताऊंगा, कितनी सैलरी इसमें होगी, कंसोलिडेट कितनी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड पे कितनी मिलेगी, क्या बॉन्ड वगैरह है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा इसमें। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। तो वैकेंसीज वगैरह आपने देख ली यहाँ पे, और ये डिफरेंट कैटेगरीज वाइज भी डिवाइडेड है वैकेंसी, SC SC OBC EWS अनरिजर्व, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ट वाला सेक्शन होता है उसमें भी एक वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। सेम फॉर चार्टेड अकाउंटेंट की वैकेंसी है, इवन चार्टेड अकाउंटेंट MMGS2 में भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। तो अब मैं आता हूँ दोस्तों IT जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज लेके। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन होती है, जो कि नेटवर्क वगैरह सिस्टम का देखते हैं, और JMGS की पोस्ट 1 की वैकेंसी है, जिसमें 20 से 30 साल की एज लिमिट है। 5 इसमें वैकेंसीज है, 4 अनरिजर्व है और 1 OBC कैटेगरी में। सेम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि DB की प्रोफाइल होती है, उस पर भी JMGS1 में एक वैकेंसी चाहिए, 20 से 30 में एज लिमिट है। इवन जो है इसकी लेवल 2 की भी पोस्ट आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों इस वीडियो में। पर पहले मैं लेवल 1 की पोस्ट आपको फटाफट से बता देता हूँ। सेम सॉफ्टवेयर डेवलपर की 15 पोस्ट आई है दोस्तों। म्यूरेक्स डेवलपर, म्यूरेक्स टेक्नोलॉजी होती है, उस पर भी 5 वैकेंसी चाहिए दोस्तों। फिनेकल डेवलपर, ऑरेकल फिनेकल का जो प्रोडक्ट होता है उस पर भी 5 वैकेंसी चाहिए। क्लाउड इंजीनियर आजकल जो AWS एज़्योर वगैरह या फिर GCP क्लाउड वगैरह चल रहे हैं, उनकी 3 वैकेंसीज दोस्तों यहाँ पे JMGS1 में आई है। AI ML इंजीनियर की और डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, इवन डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की भी JMGS1 में कैटेगरी में वैकेंसी आई है। JMGS1 जो है दोस्तों इसमें एज लिमिट मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 30 साल है। कुछ रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट में रहते हैं वही यहाँ पे भी रहेंगे, लाइक SC ST एंड OBC को 3 और 5 साल का जो रिलैक्सेशन रहता है वो रहेगा, बट UR के लिए जो टोटल एज लिमिट है वो 30 है। अब मैं आपको बात करता हूँ MMGS2 की। तो यहाँ पे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा इंजीनियर की पोस्ट आई है, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है, प्लस 5 साल का इसमें रिलैक्सेशन है। 3 और 2 पोस्ट आई है, सारी अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ऐसे करके अगर आप देखेंगे टोटल 173 वैकेंसी चाहिए दोस्तों। जी हाँ, काफ़ी सारी वैकेंसी चाहिए। और जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं IT फील्ड में स्पेशली, तो वो यहाँ पे रहकर तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा अब आपको इसको कैसे, क्या इसमें सैलरी वगैरह रहने वाली है, कितने आपको पर्क्स मिलेंगे, क्या इसमें अदर बेनिफिट्स वगैरह रहते हैं, वो भी मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। JMGS1 आप जानते हैं जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 होता है, MMGS2 भी आप मिडिल मैनेजमेंट होता है, और ये SC ST इन सबके एब्रीविएशन दे रखे हैं, जो काफ़ी हद तक आप जानते होंगे। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और पढ़ सकते हैं। मैं इस पर ज़्यादा टाइम आपका लोगों का नहीं लूँगा। मैं डायरेक्ट आता हूँ इसके पे स्केल पे। तो JMGS1 और MMGS2 के इसमें फॉर्म है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे GMGS की जो बेसिक पे स्टार्ट हो रही है वो 48,480 से हो रही है। 2,000 का उसमें इंक्रीमेंट मिलेगा 7 साल तक, फिर हो जाएगी 62,000, फिर उसमें 2340 का इंक्रीमेंट मिलेगा 2 साल तक, फिर 67,000 हो जाएगी, 2680 का इसमें इंक्रीमेंट मिलेगा 7 साल तक, और फिर 85,000 हो जाएगी दोस्तों। ये सिर्फ बेसिक पे है, इसमें अदर अलाउंसेस रहते हैं, लाइक DA अलाउंसेस रहता है, HRS में अलग से रहता है, TS में अलग से रहता है, जो लीज वगैरह का गवर्नमेंट में मिलता है वो लीज वगैरह इसमें अलग से रहता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर सैलरी की बात करूँ लगभग 95,000 से 1 लाख के बीच में यहाँ पे सैलरी हो जाती है, डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में पोस्ट होते हैं। JMGS1 की मैं बात कर रहा हूँ। MMGS2 की अगर मैं बात करूँ तो 64,000 रुपये बेसिक पे है दोस्तों, 64,880।
इसमें भी सेम अदर अलाउंसेस ये सब जुड़ के जो अप्रॉक्सीमेटली सैलरी होती है वो लगभग 1,30,000 के आसपास होती है। इन हैंड सैलरी जो होती है लगभग इतनी होती है। इसमें कुछ और अदर पर्क्स भी रहते हैं, वो भी डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे पोस्टेड है। और जैसा कि यहाँ पे देवी रेखा DHRA और लीज अमाउंट जो है वो अलग रहता है। इसमें CCA, मेडिकल बेनिफिट्स, अदर अलाउंसेस एंड प्री रिक्विजिट विल बी एडमाइजेबल as per the privileging rule and regulation the bank. Changes in the rule and bank administrative level settlement in this regards will be applicable from time to time. Time to time से इसमें applicable होगा। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक है, भूटान का नागरिक भी हो सकता है। टाइबियन रिफ्यूजी है जो कि 1962 से पहले आए थे यहाँ पे, विल बी द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटिंग टू इंडिया। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, युगांडा एंड यूके। ये भी दोस्तों सारे के सारे एलिजिबल हैं। मोस्टली तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कंट्रीज से होंगे इंडिया से, अगर कुछ और अगर व्यूअर्स भी हैं तो वो डिफरेंट जो रीजन है वहाँ से ये लोग एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए जैसे मैंने आपको कहा था SC/ST 5 साल का रिलेक्शन है, OBC में 3 साल का है। जो अगर PWD कैंडिडेट है, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 10 साल का उसकी एज रिलेक्शन है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, कमीशन ऑफिसर, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर जो है उनके लिए भी 5 साल का दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन है। पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स में जो अफेक्टेड है उनके लिए भी 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों। और इसके लिए जो कास्ट वगैरह के जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो आपको वैलिड केस में ही सर्टिफिकेट कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है। आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। ये सारी डिटेल यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी रेलिवेंट स्टूडेंट्स हैं वो अकॉर्डिंगली इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो उसमें भी जो है आपका 5 एकड़ की ज़मीन जो है वो उससे कम होनी चाहिए। रेसिडेंशियल जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, ठीक है, अगर रेसिडेंशियल प्लॉट है तो 100 स्क्वायर फीट एंड अबाउ होना चाहिए नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में। ऐसे ही यहाँ पे EWS का सर्टिफिकेट जो है वो भी अप्रूव होना चाहिए, तो सब इसके लिए एलिजिबल है। ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर इन GMGS 1 में मैंडेटरी ग्रेजुएट है, फुल टाइम 2 ईयर्स का MBA मांगा है यहाँ पे, और पोस्ट MBA 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेजरी ऑफिसर में भी फुल टाइम 2 ईयर्स का MBA है, कोई भी ग्रेजुएशन हो सकता है किसी भी डिसिप्लिन में, BCom BCA वगैरह में। और चार्टेड अकाउंटेंट में CA कंपलसरी है, चार्टेड अकाउंटेंट IMGS में CA कंपलसरी है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इसमें मांगा गया है। बात करूँ IT से रिलेटेड, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसमें स्पेशल कैडर ऑफिसर में है, BE/BTech मैंडेटरी है इसमें, और MCA भी अगर आपका किया हुआ है या MSc कंप्यूटर साइंस से है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। प्रिफर्ड जो है CCNA सर्टिफाइड, CCNP सर्टिफाइड या CompTIA सर्टिफिकेट सिक्योरिटी में जो है इनको ये प्रायोरिटी दी जाएगी दोस्तों। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। और एक्सपीरियंस किसी भी स्पेशल IT बैंक में या बैंकिंग सेक्टर में या IT में हो सकता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, सेम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह ही क्वालिफिकेशन। सर्टिफिकेट जो प्रेफर्ड है वो OCP, Oracle सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म या SQL सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। बात करूँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन भी CompTIA लिनक्स वगैरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्वर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, RHC SA का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी थी 30 साल है, 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए, और बस जो रिलैक्सेशन है वो सब रहता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर सर्टिफाइड इन जावा को प्रेफर दिया जाएगा। एंड्रॉयड, iOS और .NET में अगर आपका सर्टिफिकेशन है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। म्यूरेक्स डेवलपर में एक्सपीरियंस इन म्यूरेक्स प्रोजेक्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसमें के लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। वही 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। पिनाकल डेवलपर SQL, PL, SQL स्क्रिप्टिंग, ADFSC में आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो मोर और लेस सेम है यहाँ पे भी। सेम फॉर क्लाउड इंजीनियर, क्लाउड वगैरह में AWS, Azure या फिर GCP में सर्टिफिकेट, IBM क्लाउड सर्टिफिकेशन होना चाहिए, Oracle क्लाउड में। इनमें से किसी में भी अगर सर्टिफिकेशन है तो उसको प्रायोरिटी मिल सकती है। ऐसे ही बात करूँ AI ML इंजीनियर की GMGS 1 में, तो यहाँ पे भी सर्टिफिकेशन जो है वो AI ML और NLP में होना चाहिए, तो उसको प्रायोरिटी मिल सकती है। 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ये सिर्फ प्रेफरेंस है दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है BE/BTech है, ठीक है दोस्तों। ऐसे डेटा एनालिस्ट की अगर मैं बात करूँ GMGS 1 में, तो यहाँ पे भी BE/BTech मांगा गया है, और या फिर MCA वगैरह आपके पास है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट हो सकता है तो उसको प्रेफरेंस मिलेगी। 1 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी GMGS वाली पोस्ट है दोस्तों उसमें सभी में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, रेलिवेंट एरिया में, IT सेक्टर में या फिर बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी के लिए भी सेम चीज़ है, CompTIA सिक्योरिटी CISCP सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ GMGS 1 में, तो इसमें भी GDPR, GDPO और FTPI में सर्टिफिकेशन प्रेफरेंस है, नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी है दोस्तों। डेटा एनालिस्ट अगर मैं बात करूँ MGS 2 में, तो यहाँ पे बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, और MCA वगैरह है अगर डेटा साइंस में, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस में है तो विथ 60% एग्रीगेट तो उसके लिए एलिजिबल है।
डेटा एनालिस्ट डेटा साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है इन डेटा एनालिस्ट में। सेम फॉर डेटा साइंस में भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों। यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, प्रेफरेंस दी गई इसको। ऐसे ही डेटा इंजीनियर की पोस्ट है दोस्तों, सर्टिफिकेट इन डेटा इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस, MCA वगैरह में 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस जो डेटा वेयर हाउसिंग एंड BI जो टूल होते हैं, BI बिजनेस इंटेलिजेंस टूल होते हैं, उनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी दोस्तों। तो ये नोट्स कुछ दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पे इन्होंने। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड रेगुलेटरी बॉडी से होना चाहिए। ठीक है, बिफोर 1/1/2026 से पहले ये इशू हो चुका होना चाहिए। और प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम बोर्ड, यूनिवर्सिटी, जो कि सब गवर्नमेंट में रहते हैं वो रहने भी चाहिए। अगर GCPA या OGPA वाली अवार्डेड कैटेगरी है तो उसको अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको परसेंटेज में, और 60% से ऊपर आपको आना चाहिए तो ही वो एलिजिबल होगा। इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, कैंडिडेट हैव टू प्रूव द वैलिड सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इंटर अलिया सेटिंग दैट नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग द कन्वर्सेशन ऑफ ग्रेड इनटू परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, यानी वो अगर कोई CGPA वगैरह कहीं पे चलता है तो परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करूँ तो 175 रुपये SC ST NPW कैंडिडेट्स के लिए, सभी कैंडिडेट के लिए, दूसरे कैंडिडेट के लिए 800 रुपये है, इंक्लूसिव ऑफ GST, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और ये जो उसकी लास्ट डेट है दोस्तों 2 फरवरी है, अभी आपके पास टाइम है काफ़ी। तो आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन की अगर बात करूँ तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग हो सकती है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट रहे तो GD वगैरह हो सकता है, और ये हो सकता है डायरेक्ट भी हो जाए रिटर्न एग्जाम के बाद भी, और नहीं तो इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है बैंक के थ्रू। और द स्क्रीनिंग कमिटी constituted by the bank will examine whether the candidate fulfill their required eligibility criteria. बैंक में डिसाइड पैरामीटर टू अडॉप्ट फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस, वो जो जनरली बैंक वगैरह में होता है कि अडॉप्ट कर सकती है कुछ पैरामीटर्स को। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टिंग विल बी प्रोविजन विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोविजनल होती है हर जगह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता है, वो सब आपको पता ही होगा। और द क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड बाय बैंक के द्वारा डिसाइड होगा। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिपेयर होगी। ठीक है, इन केस more than one candidate score the cut off marks, such candidate will be ranked in the merit list whose age is in descending order। जो बड़ा है उसको ज़्यादातर जनरली प्रायोरिटी दी जाती है, वही यहाँ पे भी इन्होंने यहाँ पे कहा है। इसके अलावा कुछ और नोट्स वगैरह दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं प्रोबेशन और सर्विस बॉन्ड के लिए भी आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। ठीक है, तो JMGS में 2 साल का प्रोबेशन होगा, यानी 2 साल आपको प्रोबेशन पर रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कंफर्म होंगे। और MMGS 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 1 साल का प्रोबेशन है। दोनों में केस में 2 लाख रुपये का बॉन्ड है, और आपको मिनिमम जो सर्विस देनी है आपको 2 साल देनी है। अगर आप 2 साल से पहले लीव करते हैं तो ये बॉन्ड लैप्स हो जाएगा, यानी आपको ये 2 लाख रुपये आपको रिटर्न नहीं मिलते। जनरली बॉन्ड का मतलब यही होता है। Confirmation will be made on satisfying about the performance and conduct during the period of probation. If any candidate fail to achieve minimum standard stipend, his service may be terminated as per the policy। तो जनरली जो होता है वो रहेगा ही। और इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है ये आप देख ही सकें, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर DM वगैरह जो होते हैं उनसे अप्रूव सर्टिफिकेट होना चाहिए। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होना चाहिए, उससे अप्रूव होना चाहिए। PWD जो कैंडिडेट है उनके लिए भी ऑथराइज वेरिफिकेट मेडिकल बोर्ड जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीफ मेडिकल ऑफिसर से साइन होना चाहिए। सब डिवीजन मेडिकल ऑफिसर जो है, या ऑर्थोपैडिक या ऑप्थेल्मिक या ENT सर्जन जो है, उन सबसे सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको यूको बैंक की साइट पे जाना है, फिर कैरियर पेज पे जाना है, फिर रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज पे आप जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया होगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन क्रेडेंशियल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आपको सेलेक्टिंग द पोजीशन फॉर विच, जो भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया, सिस्टम एडमिन हो गया, नेटवर्क एडमिन हो गया, या जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू केयरफुली फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन देमसेल्फ एंड नो चेंजेस इन डेटा फील्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी पॉसिबल और एंटरटेन। कोई भी जो चेंजेस वगैरह हैं वो एंटरटेन नहीं किए जाएंगे, ये यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। उसके अलावा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है कि कैंडिडेट्स जो है वो एडवाइस टू कीप देयर ईमेल आईडी एक्टिव रहनी चाहिए, और जो भी इनका फ़ोन नंबर वगैरह वो एक्टिव होना चाहिए। AWS कैंडिडेट को जो है जो उनका NSS सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। उसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। पर्सन फॉर एज रिलैक्सेशन जो है वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वेरीफाई होकर आना चाहिए। ये सारे के सारे बेसिक पॉइंट दे रखे हैं जो कि सभी के लिए फुलफिल होने चाहिए। Filling up the position is solely at the discretion of the bank based on suitability of candidate। ठीक है, no काम arise for appointment।
नो क्लेम विल बी राइज। तो कोई भी क्लेम इन पे एंटरटेन नहीं होगा बेसिकली जो होता है। ये जनरल रूल्स वगैरह दे रखे हैं, तो ये बेसिकली रूल्स वगैरह दे रखे हैं। डिस्क्लेमर देखा है यहाँ पे, चीफ जनरल मैनेजर जो HRM डिपार्टमेंट होता है उसके यहाँ पे साइन है। लोकेशन का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। लोकेशन भी यहाँ पे एक पॉइंट मैंने पढ़ रहा था जब उसका, तो मेंशन था कि बेस्ड ऑन देयर अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया कहीं पे पोजीशन हो सकती है दोस्तों। तो ये अगर PDF भी किसी को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और डाउट भी है इस नोटिफिकेशन को लेके तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। और चैनल को Like, जरूर सब्सक्राइब comment, कर and दीजिएगा दोस्तों, अगर आप चैनल subscribe. पे नए हैं तो। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।